नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत। आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट को किया लॉन्च। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, हटेंगे सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थल। यूरोपीय यूनियन के दवा नियामक ने जॉनसन एंड जॉनसन को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगा टीका। भारत के बढ़ते कद का अंदाजा होने पर साथ चलने को मजबूर पाकिस्तान, सार्क सम्मेलन कराने को तैयार। देश में आज भी बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में आए 23,000 से अधिक केस। 117 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण हुई मौत। खबरों की शुरुआत की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत की। जश्न के इस कार्यक्रम का नाम आजादी का अमृत महोत्सव रखा गया है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 7 जगहों पर डिजिटल तरीके से प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया गया और पीएम मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट भी लॉन्च की। आज देश की राजधानी में अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने आशीर्वाद भी दिया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, शहीद हो गए। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में यह हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं। हमने दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपने जीजा का कत्ल कर सिर धड़ से अलग कर दिया और कटा हुआ सिर थाने ले जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद आरोपी की बहन और मृतक की पत्नी ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल यहाँ एक प्रेमी जोड़े ने अपनी मर्जी से घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी, जिससे गुस्साए लड़की के भाई ने अपने ही जीजा का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच गया। जिस समय वो थाने गया, उसके हाथ में एक बोरी थी जिसमें उसके जीजा जी का कटा हुआ सिर था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी ही बहन के पति का सिर धड़ से अलग कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 35 साल के एक शख्स ने उसकी बहन के साथ भागकर शादी करने वाले का बेरहमी से कत्ल कर दिया।
पुलिस के मुताबिक कातिल ने कुल्हाड़ी से अपने जीजा का कत्ल किया। जबलपुर में झूठी शान में प्रेम कहानी का दुखद अंत होने के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी धीरज ने विजेत को 500 मीटर दौड़ाकर धारदार हथियार से वार किया था। आरोपी ने थाने में पूछताछ के दौरान बताया कि खेतों के मेड़ पर गिरते ही उसने 15 से 16 वार किए और सिर अलग होने के बाद ही रुका। वह ठान चुका था या तो वह जिंदा रहेगा या फिर विजेत। 40 वर्षीय विजेत ने अपनी उम्र से 21 साल छोटी पूजा से भागकर शादी की थी। आपको बता दें कि 40 वर्षीय विजेत ने अपनी उम्र से 21 साल छोटी पूजा से भगाकर शादी की थी। तिलवारा पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियारनुमा धारदार हथियार और उसके कपड़े आदि जब्त कर लिए हैं। आरोपी धीरज शुक्ला ने बताया कि बहन पूजा को सब्जबाग दिखाकर शादी करने वाला विजेत उसे मारने पीटने लगा था। रविवार को उसकी बहन उसे छोड़कर मायके आई थी, बावजूद वह घर के पास 2 दिन से मंडरा रहा था। आपको बता दें कि इस हत्याकांड को पूरे गांव वालों ने देखा, लेकिन किसी ने पुलिस के सामने जुबान नहीं खोली। खुद आरोपी धीरज ने कबूलनामे में पुलिस को यह बताया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का सख्त आदेश दिया है। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस निजी भूमि पर धार्मिक संरचना को स्थानांतरित किया जाएगा वह जमीन संबंधित समुदाय की ही होगी। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कई सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण कर अतिक्रमण न हो। यूपी सरकार ने राजमार्गों, सड़कों और गलियों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटवाने के लिए कसरत तेज कर दी है। सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को कहीं भी सड़क किनारे धार्मिक प्रकृति की किसी संरचना या निर्माण की अनुमति कतई न दिए जाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। कहा गया है कि यदि कहीं इस तरह की कोई निर्माण 1 जनवरी 2011 अथवा उसके बाद कराया गया है, कहा गया है कि यदि कहीं इस तरह की कोई निर्माण 1 जनवरी 2011 अथवा उसके बाद कराया गया है तो उसे तत्काल हटाया जाए। शासन ने जिलाधिकारियों से इसे लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल अपर मुख्य सचिव गृह को सौंपने का निर्देश दिया है, जबकि विस्तृत आख्या 2 माह में मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राजमार्ग, सड़क, गली अथवा फुटपाथ पर धार्मिक गतिविधियों के कारण यातायात अथवा लोगों का आवागमन प्रभावित न हो। ऐसी गतिविधियां अनिवार्य रूप से संबंधित धार्मिक वर्ग के लिए चिन्हित स्थानों अथवा निजी स्थानों पर ही हो। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आना शुरू हो गया है। आज भी देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले सामने आए। इस दौरान 117 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हुई। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1.97 लाख के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस के अब तक कुल 1,13,08,846 मामले सामने आए हैं। हालांकि इनमें से 1,09,53,303 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 1,97,237 हो गए हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,98,306 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक बार फिर से कोरोना के सक्रिय मामले 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,011 सक्रिय मामले बढ़े। इससे कोरोना की एक्टिव दर बढ़कर 1.74% हो गई है। देश की कोरोना रिकवरी बढ़ी है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 15,197 लोग ठीक हुए। इससे रिकवरी दर बढ़कर 1.74% हो गई है। आपको बता दें कि भारत की कोरोना मृत्यु दर 1.40% है। भाजपा ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर यादव जाति का विरोधी होने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव अनर्गल लांछन लगा रहे हैं। तेजस्वी को रामसूरत रॉय के यादव होने से दिक्कत है, इसीलिए वे उनका चरित्र हनन करना चाहते हैं। बिहार की सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री रामसूरत रॉय पर राजनेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हमलों का जवाब देने के लिए मंत्री की पार्टी भी अब हमलावर हो गई है। निखिल ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार के लोग यादवों को बंधुआ मजदूर बनाकर समाज की राजनीतिक ठेकेदारी करना चाहते हैं, लेकिन लालू परिवार कभी नहीं चाहता है कि कोई भी दूसरा यादव नेता नेतृत्व के स्तर पर स्थापित हो और मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यादवों के नाम पर राजनीति करने वाले राजनेता ने दूसरे दल के यादव नेताओं के चरित्र हनन की सुपारी ले ली है। तेजस्वी यादव को रामसूरत रॉय पर बयान देने से पहले लालू प्रसाद से पूछ लेना चाहिए
कि अर्जुन रॉय कौन थे, जिसके बेटे रामसूरत रॉय है, जिनका परिवार 7 पुश्तों से बेदाग है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में चुनावी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल इस माह के अंत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। इसके नतीजे 2 मई को आएंगे। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। भाजपा के उम्मीदवारों के नाम पर विचार के लिए एक बार फिर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक का आयोजन कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा इन सभी 5 विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तिथि का ऐलान हो चुका है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल में 8, असम में 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में एक ही चरण में मतदान कराया जाना है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च और आखिरी चरण 29 अप्रैल को होगा। असम में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि 6 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान। वहीं तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के दवा ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह चौथा टीका है जिसे यूरोपीय यूनियन के देशों में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह टीका दिया जाएगा। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमर कुक ने कहा कि इस मंजूरी से ईयू के देशों में महामारी से लड़ने और अपने लोगों की सेहत की रक्षा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प होगा। ईएमए के बाद यूरोपीय कमीशन ने भी टीके को अंतिम मंजूरी दे दी है। अमेरिका, कनाडा और बहरीन में भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। यह पहली सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी इसकी एक ही खुराक कोरोना संक्रमण से बचाने में सक्षम होगी। जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर पॉल स्टोफेल्स ने इसे कंपनी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। कंपनी ने ईयू के साथ इस साल कम से कम 20 करोड़ डोज की आपूर्ति पर सहमति जताई है। चीन काफी समय से सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचारों को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर है। दुनिया के कई बड़े देश इस मुद्दे पर उसको कई बार लताड़ चुके हैं और उसके रवैये में सुधार को लेकर आग्रह भी कर चुके हैं। इसके बाद भी चीन ने अपने में बदलाव नहीं किया। यही वजह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख लेकर सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वो उइगर मुसलमानों का नरसंहार बंद करे। अमेरिका ने भी यह कहा है कि वो उस मुद्दे के हल होने तक अपनी आवाज हर मंच से उठाता रहेगा। चीन को लेकर आक्रामक रुख इख्तियार करने वालों में पेंटागन भी शामिल है। पेंटागन ने कहा कि वो उस मुद्दे के हल होने तक अपनी आवाज को हर मंच से उठाएगा। पेंटागन की तरफ से चीन को 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा गया है कि चीन विश्व के लिए सामरिक खतरा पैदा कर सकता है। पेंटागन की तरफ से ये बयान अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र कमांड के प्रमुख एडमिरल फिल डेविडसन ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने हाल ही में अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, जिसके जरिए वो दक्षिण चीन सागर में पाव फैलाना और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को भी तैयारी करनी होगी और हथियारों के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार म्यांमार में नस्ली भेदभाव और हिंसा शुरू होने के काफी पहले से रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में लाकर बसाने का सिलसिला शुरू हो गया था। इनमें 2 दर्जन से अधिक रोहिंग्या परिवार ऐसे मिले हैं जो 1999 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ही जम्मू में आकर बस गए थे। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने के पीछे म्यांमार की नस्ली हिंसा असली वजह नहीं थी। उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत लंबे समय से म्यांमार से जम्मू में लाकर बसाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि 1999 से 2000 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। ऐसे में सामान्य लोग वहां जाने से डरते थे। वहीं रोहिंग्या परिवार हजारों किलोमीटर की यात्रा कर वहां बसने लगे थे। इसके पीछे की साजिश की जांच की जा रही है। उनके अनुसार रोहिंग्याओं को लाकर बसाने में लगे जम्मू कश्मीर के एक एनजीओ को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से फंड मिलने के संकेत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान बहुत सारे रोहिंग्याओं ने खुद ही 1999 से ही जम्मू में रहने की बात स्वीकार की है। जांच बढ़ने के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ने की आशंका है। इतने लंबे समय से रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों ने स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा लिया था। भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है।
मिताली राज ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाली वे भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय रनों की संख्या भी अब 5 अंकों में हो गई है। इस तरह मिताली ने भारत के लिए इतिहास रचा है। दाएं हाथ की बल्लेबाज मिताली राज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 35वां रन बनाते ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए। 46.73 के औसत से मिताली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाए हैं, जिनमें से 663 रन 51 के औसत से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं। वहीं वुमेन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिताली के बल्ले से 6,974 रन 50 से ज्यादा के औसत से निकले हैं। इसके अलावा मिताली राज ने 2,364 रन 37.52 के औसत से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए। हालांकि मिताली ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है। ऐसे में अब वे सिर्फ 2 फॉर्मेट भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती रहेगी। आने वाले महिला वनडे विश्व कप तक वे टीम के साथ बतौर कप्तान जुड़ी रहेगी और माना जा रहा है कि वनडे विश्व कप के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।